बराह रास्त कराची चलते हैं। सईद गनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज से 12वीं में जाने वाला बच्चा वो प्रोमोट हो जाएगा बग़ैर किसी परसेंटेज के, बग़ैर मार्क्स के, अगली जमात में चला जाएगा। लेकिन जब वो 10वीं जमात और 12वीं जमात के इम्तहानात देंगे तो जो परसेंटेज उनकी 10वीं में और 12वीं में आएगी उसी को हम अज्यूम कर लेंगे कि 9वीं और 11वीं में भी उसकी परसेंटेज वही है और वही उसकी एक्यूमुलेटिव जो है परसेंटेज की बुनियाद पर उसको नंबर मिल जाएगा। और जो 10वीं का बच्चा है वो 9वीं की परसेंटेज की बुनियाद पर जाएगा, उसको 3% इजाफी मिलेंगे। और इसी तरह जो 12वीं का बच्चा है उसको भी 3% इजाफी मिलेंगे और 11वीं जमात के नतीजे पे वो प्रोमोट हो जाएगा। ये तो बड़ा एक सीधा सा था, वो हो गया। एक और चीज़ थी जिसमें मैंने आपको उस वक्त बताया था कि वो अभी तक एक मसला है जिसको हम हल करना चाहते हैं। वो ये चीज़ थी कि जो बच्चे कुछ पेपर्स में फ़ेल हो गए हैं उनको हम क्या करें। तो जो फ़ैसला वफाकी हुकूमत ने किया था, जो NCC में हुआ था, वो इस तरह से था कि जो बच्चे 40% पेपर्स में फ़ेल होंगे उनको वो पास कर देंगे, लेकिन 40% से ज़्यादा पेपर्स में अगर वो फ़ेल होंगे तो उनको वो पास नहीं करेंगे। लेकिन हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी ने सब कमेटी बनाई उसमें हमने ये फ़ैसला किया कि हम तमाम बच्चों को पास कर देंगे, चाहे वो सारे के सारे पेपर्स में ही क्यों ना फ़ेल हो। उसकी वजह उसकी ये है कि अगर हम किसी बच्चे को इस बुनियाद पर पास नहीं करते कि वो कुछ पेपर्स में फ़ेल हो गया है तो हमें उसको एक चांस देना पड़ेगा कि वो इम्तिहानात में आकर अपीयर हो। और इस पर काफ़ी बहस हुई कि हमें ये करना चाहिए कि उनको किसी चांस हम दें, लेकिन चूँकि हमें इस बात का यकीन नहीं है कि अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हालात इस काबिल होंगे कि हम बच्चों को इम्तिहानात में बिठा सकेंगे कि नहीं बिठा सकेंगे, तो इस गैर यकीनी सूरत हाल से बचने के लिए ये तय किया गया है कि वो बच्चे जो तमाम सब्जेक्ट्स में अगर फ़ेल भी हैं तो उन्हें सिंपल पासिंग मार्क्स, कोई उनकी परसेंटेज ज़्यादा नहीं होगी, जितने मिनिमम नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं पास करने के लिए, जो 33% होते हैं, वो 33% नंबर्स उनको देकर उनको हम पास कर देंगे ताकि वो भी अगले साल चले जाएं। और इसी तरह से जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर अपीयर होते हैं, एज ए प्राइवेट स्टूडेंट अपीयर होते हैं, किसी स्कूल की में उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, उनके लिए भी इसी तरह का फार्मूला जो है हम अडॉप्ट करेंगे। तो होगा ये कि सूबा सिंध में तमाम के तमाम बच्चे पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक वो अपनी अगली जमातों में प्रोमोट हो जाएंगे बग़ैर किसी इम्तिहान के। और इसके अंदर कोई तफरीक नहीं होगी कि कौन सा बच्चा कितने पेपर्स में फ़ेल हुआ है या कितने पेपर्स में पास हुआ है। अब 2 चीज़ें होती हैं इसके अलावा भी। कुछ बच्चे पास हो गए होते हैं लेकिन वो अपनी मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए दोबारा फॉर्म्स जमा कराते हैं और वो आकर ये ख्वाहिश होती है कि दोबारा वो पेपर्स दें। चूँकि वो पेपर्स उनके नहीं हो रहे हैं लिहाजा हम उन्हें प्रोमोट कर देंगे, लेकिन अगर उनकी ख्वाहिश हो कि वो दोबारा अपनी मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए इम्तिहान देना चाहें तो अगले साल जब ये इम्तिहानात होंगे वो उसमें अपीयर हो सकते हैं। हम उनकी जो एडमिशन की फ़ीस उन्होंने अभी दी हुई है, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस, उसी फ़ीस की बुनियाद पर उनको बिठा देंगे, एडिशनल उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। इसी तरह कुछ बच्चे होते हैं जो एडिशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए या अपने सब्जेक्ट्स या ग्रुप्स को चेंज करने के लिए अपीयर होना चाहते हैं, उनके लिए भी यही तरीक़ेकार अडॉप्ट किया गया है। इस साल कोई स्पेशल एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा। अगले बरस जब ये एग्ज़ाम्स हों तो वो अपनी इस साल की जमा कराई हुई फ़ीस की बुनियाद पर उन पेपर्स में आकर अपीयर हो सकते हैं और अपनी जो भी एडिशनल क्वालिफ़िकेशन हो या सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो या ग्रुप चेंज करना चाहते हो उसके अंदर वो आकर अप्रूव हो सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए, 9वीं जमात में जो इस वक्त बच्चा है उसने बोर्ड का कोई इम्तिहान नहीं दिया हुआ, तो हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि हम उसको कोई परसेंटेज दें, तो उसको हम परसेंटेज नहीं देंगे और 11वीं वाले को भी परसेंटेज नहीं देंगे। वो प्रोमोट हो जाएंगे अगली क्लास में। 9वीं वाला 10वीं में जाएगा, 11वीं वाला 12वीं में जाएगा, बग़ैर नंबर्स के, बग़ैर परसेंटेज के जाएगा और वो पास हो जाएगा, प्रोमोट हो जाएगा। पास भी नहीं बल्कि प्रोमोट हो जाएगा अगली क्लास में। लेकिन जब वो 10वीं का इम्तिहान देगा अगले बरस
और 12वीं का इम्तिहान देगा अगले बरस, तो जो अगले बरस इनकी परसेंटेज आएगी वो हम अज्यूम करेंगे दोनों बरसों की, 9वीं की और 10वीं की और 11वीं और 12वीं की। तो ये इस तरह से होगा। तो जो 10वीं जमात का है और 12वीं जमात का है उसका रिज़ल्ट हमारे पास बोर्ड का मौजूद है 1 साल का, तो उसी रिज़ल्ट की बुनियाद पर हम उसको प्रमोट करेंगे, 3% उसको हम इजाफी मार्क्स दे देंगे। तो ये इसका तरीक़ेकार था। ये एक तो ये चीज़ थी, इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप सवाल कर लीजिएगा। एक दो और चीज़ें भी हैं, मैं वो भी आपके सामने रख लूँ। इसके साथ साथ जो चीनी के इशू पर आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं समझता हूं कि मुर्तज़ा वहाब ने 3-4 रोज़ कबल एक बड़ी तफसीली और बड़ी मुदल्लिल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ये जो कमीशन की रिपोर्ट है, चीनी के कमीशन की रिपोर्ट है, उसकी बुनियाद पर, उसकी सिफारिशात के सामने, उसके जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी बुनियाद पर आपके ज़रिए पूरी कौम से तफसीलात शेयर की। लेकिन अगर आप एक बात नोट करें तो पीटीआई ने एक काम शुरू किया हुआ है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी और पीएमएल-एन के ख़िलाफ़ भी। वो चले जाते हैं जी नून लीग ने ये किया, पीपल्स पार्टी ने ये किया। नून लीग अपने जवाब दे रही है, मैं सिर्फ अर्ज़ करूँ पीपल्स पार्टी के हवाले से कि जितनी भी चीज़ें उठाई जा रही हैं कि जी हमने सब्सिडी गलत दे दी और आज शुगर मिलों की बात की गई, ये तमाम के तमाम इश्यूज़ जो एक जेआईटी बनाई गई थी आसिफ अली जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं के ख़िलाफ़ साकिब निसार साहब के ख्वाहिश पर, उसमें ये तमाम चीज़ें उन्होंने इन्वेस्टिगेट की हैं। एक चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी। शुगर मिलें भी देखी हैं, सब्सिडी भी देखी है, और पता नहीं जो चीज़ें किसी का ताल्लुक़ नहीं बनता था वो भी सारी खंगाल डाली इन्होंने। हर चीज़ की तहकीकात हुई है, उसकी बुनियाद पर रेफरेंसेस भी बनाए गए हैं, कुछ बनाए जा रहे हैं और वो अदालतों में। हमारी सिर्फ एक गुजारिश है कि वज़ीर आज़म ने जो ये कमीशन बनाया था वो बनाया क्यों था। ये सवाल सिर्फ पीटीआई के लोगों से हमारा है, वज़ीर आज़म से है, और उनके जो ये कुछ जुगादरी रोज़ाना बैठते हैं, जो चवल किस्म के लोग रोज़ाना बैठ के 2-4 ये ड्रामे करते हैं, उनसे एक सवाल है, जवाब तो वो कभी नहीं देंगे। अगर वज़ीर आज़म ने कमीशन बनाया और इसलिए बनाया कि चीनी की कीमतों में नवंबर 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक बेपनाह इजाफा हुआ और इस मुल्क के गरीब लोगों, आम लोगों की जेबों से 300 अरब रुपए से ज़ायद की रकम लूट ली गई, डाका मारा गया चीनी की कीमतों में इजाफा करके। वज़ीर आज़म ने कमीशन बनाया कि कमीशन तहकीकात करे कि चीनी की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ है और इसके ज़िम्मेदार कौन हैं। सिर्फ एक मकसद के लिए कमीशन बनाया गया। उस कमीशन ने, जो कमीशन बनाया गया था 20 फरवरी 2020 में, उस कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की 9 मार्च 2020 को वज़ीर आज़म को, और जिसमें बताया कि चीनी की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ था, इसके ज़िम्मेदार कौन है। होना तो ये चाहिए था कि उस रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई शुरू हो जाती, लेकिन चूँकि उसमें इनके अपने जो, जिनको मैं बैनुल अक़वामी जुगादरी कहता हूँ, जो पीटीआई के अंदर बैठे हुए हैं, जो बहुत बड़े फ़नकार हैं, जो पीटीआई की एटीएम्स हैं, इमरान खान की एटीएम्स हैं, जो पैसे कमाते हैं, लोगों की जेबों से पैसे लूटते हैं और पीटीआई के ऊपर और वज़ीर आज़म के ऊपर ख़र्च करते हैं, वो लोग सारे इसके अंदर मुलविस थे। तो उन्होंने उसको बचाने के लिए और इस चीनी के स्कैंडल को मज़ीद बिगाड़ने के लिए, ताकि और लोगों को भी इसमें शामिल करें, उन्होंने फॉरेंसिक के नाम पर मज़ीद एक काम शुरू कराया कि नहीं, इसकी फॉरेंसिक भी कर लें आप मज़ीद, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। खुर्शीद शाह को गिरफ़्तार किया तो कौन सी फॉरेंसिक कराई थी भाई? आसिफ अली जरदारी को गिरफ़्तार किया तो कौन सी फॉरेंसिक हुई थी? फरियाल टालपुर साहबा गिरफ़्तार हुई तो कौन सी फॉरेंसिक हुई थी? शर्जील मेमन गिरफ़्तार हुआ, आगा सिराज दुरानी गिरफ़्तार हुआ, कौन सी फॉरेंसिक हुई थी? उनको तो आपने बग़ैर तहकीकात के, बग़ैर इंक्वायरियों का पकड़ के अंदर डाल दिया। लेकिन चलें, चूँकि यहाँ पीटीआई के कमाऊ पूत फंस रहे थे, तो यहाँ ये किया गया कि जी फॉरेंसिक करवा लें। फॉरेंसिक भी होनी चाहिए कि चीनी की कीमतों में इजाफे के जो लोग ज़िम्मेदार थे,
उनके जो जराइम थे उस पर फॉरेंसिक कराएं आप। इन्होंने जो TORs बनाए, ये इंक्वायरी कमीशन जो बनाया गया वो 2017 का एक कानून है जिसके तहत ये कमीशंस बनाए जाते हैं, और उस कानून में ये लिखा है कि कमीशन बनाया जाएगा और वो कमीशन अपने तयशुदा TORs के मुताबिक काम करेगा, उस TOR से बाहर नहीं जाएगा। ये उस कानून में लिखा हुआ है। जो TORs इस कमीशन के बनाए गए उसमें ये कहा गया कि 2019 और 20 में जो सब्सिडी दी गई है और जो चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है उसके ज़िम्मेदारों का आप तयन करें। लेकिन चूंकि इस कमीशन की तहकीकात की जद में वज़ीर आज़म आ रहे हैं, असद उमर आ रहे हैं, रज़ाक दाऊद आ रहा है, हफीज़ शेख आ रहा है, बुज़दार आ रहा है, ये 5 के 5 लोग PTI की हुकूमतों में बैठे हुए वुज़रा हैं, अहम लोग हैं। अब चूंकि इनको बचाना मकसद है तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के दौर को भी खोला, सिंध हुकूमत को भी खोला, PMLN की हुकूमत के दौर को भी खोला, और सारे जो है वो जोड़कर कभी शहबाज शरीफ, कभी मुराद अली शाह, कभी कोई और उनको इसमें घसीट के लेके आ गए। हमारा कहना ये था जब मुराद अली शाह साहब को बुलाया गया कि भाई 2019 और 20 में या 18 और 19 में सिंध हुकूमत ने किसी किस्म की कोई सब्सिडी दी नहीं है, कमीशन बनाया गया है जिन बरसों के लिए वो हम पर लागू नहीं होते, लिहाजा हम समझते हैं कि कमीशन अगर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को बुलाना चाहता है तो या तो अपने TORs को अमेंड करें, अगर TORs अमेंड नहीं होते तो हमें बुलाने के इख्तियार आपके पास नहीं है, लिहाजा चीफ मिनिस्टर साहब आपके पास नहीं आएंगे। और हमने कानूनी पहलू था, कानूनी हमारा हक था, जवाज़ था, उसकी बुनियाद पर चीफ मिनिस्टर साहब अपेयर नहीं हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीनी महंगी हुई, जो आज भी महंगी है, चीनी की कीमतें कम नहीं हुई, आज भी 300 अरब रुपए लोगों की जेबों से चला गया, उसके जिम्मेदार का तयन करना था इस कमीशन ने। 1 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त किसने दी? पहली इजाज़त ECC ने दी, और फिर उस ECC के इजलास में जो 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट होनी थी उसमें चूँकि मज़ीद इजाफ़ा करना था, उसको 11 लाख करना था, तो उसकी मंजूरी जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने दी, जो ख़ुद वज़ीर हैं कॉमर्स के, वज़ीर भी वो हैं। ये बात याद रखिए कि जिस डिपार्टमेंट का वज़ीर नहीं होता, कोई एडवाइज़र होता है, कोई स्पेशल असिस्टेंट होता है, तो वो डिपार्टमेंट वज़ीर आज़म के पास होता है। तो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर सेहत भी हैं, वज़ीर कॉमर्स भी हैं। तो वज़ीर कॉमर्स ने उस समरी को बतौर वज़ीर आज़म, उसको बतौर इंचार्ज मिनिस्टर कॉमर्स, उस समरी को पढ़ा, उस समरी को अप्रूव किया, जिसमें 10 लाख से 11 लाख टन जो चीनी है उसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई। और जो उसमें पहले एक पाबंदी थी कि कोई सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत इसके ऊपर कोई किसी किस्म की सब्सिडी नहीं देगी, वो पाबंदी भी ख़त्म की गई। और उसके बाद पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दी और किसी सूबे ने नहीं दी। पंजाब हुकूमत में बोजदार साहब ने दी, और बोजदार साहब जाकर ये कह चुके हैं इसके सामने, कमीशन के सामने, कि उन्हें याद नहीं है कि वो कौन सी मीटिंग हुई थी जिसमें ये तय हुआ था। वज़ीर आज़म साहब ने मंजूरी दी, वो रिकॉर्ड पर है। जो चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह बताई गई है इस रिपोर्ट में, जो कमीशन जो वज़ीर आज़म ने बनाया था उसमें ये वाज़ेह तौर पर कहता है, पैरा नंबर 233 में, कि जो चीनी की कीमतें पाकिस्तान में बढ़ी हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी कौम के 300 अरब से ज़ायद उनकी जेबों से निकल के इनके कबाऊ पूतों की जेबों में गया है, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ चीनी को एक्सपोर्ट करने का फ़ैसला है। अब चीनी एक्सपोर्ट हुई, उसके ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म है। इस कमीशन ने वज़ीर आज़म को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया भाई? आसमान से उतरे हुए हैं।
वज़ीर आज़म ज़िम्मेदार हैं इस मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफे के। वज़ीर आज़म ज़िम्मेदार हैं इस मुल्क के लोगों की जेबों से निकलने वाले 300 अरब रुपए के। यहाँ इनसे बात करो तो कहते हैं शहबाज शरीफ ने ये किया, मुराद अली शाह ने ये किया। और भाई जो हमने किया हम उसका जवाब दे रहे हैं। JITयाँ हमने पहले भुगती हैं, नैब हम अब भी भुगत रहे हैं, भुगतते रहेंगे। तुम अपना जवाब दो। तुम जो फरिश्ते बनकर आए थे, जो तुम बता रहे थे कि हम तो बड़े साफ और शफाफ हैं, तुम जो कहते थे कि हमने तो बिल्कुल किसी को छोड़ना नहीं है, आज तक इस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद भी वो जो सर से पांव तक एक्टिव नैब है वो खामोश बैठी है। नैब क्यों किसी को गिरफ्तार नहीं कर रही है? नैब ने क्यों असद उमर को गिरफ्तार नहीं किया? नैब ने क्यों हफीज शेख को गिरफ्तार नहीं किया? नैब ने क्यों रजाक दाऊद को गिरफ्तार नहीं किया? नैब ने क्यों वजीर आजम को गिरफ्तार नहीं किया? नैब ने क्यों बोझदार को गिरफ्तार नहीं किया? नहीं किया। ये सारा ड्रामा है। ये नैब न्याजी गठजोड़ जो है ये अपोजिशन को दबाने का सिर्फ एक हथियार है। इनका मकसद एहतसाब नहीं है, इनका मकसद करप्शन का खात्मा नहीं है, इनका मकसद अपोजिशन का खात्मा है। मुझे हैरत होती है कि वज़ीर आज़म ने, आपको याद होगा, दवाओं की कीमतों में इजाफे का फ़ैसला काबीना ने किया। शोर मचा, वज़ीर आज़म ने कहा इसकी भी तहकीकात कराओ। वो एक स्पेशल असिस्टेंट था, उसको तो हटा दिया। तहकीकात कहाँ पहुँची किसी को नहीं पता। खुद काबीना को सदारत करते हैं, खुद फैसला करते हैं, फिर लोग जब शोर मचाते हैं फिर कहते हैं जी ये कैसे हो गया, इसकी तहकीकात करो। गैस की कीमतों में 2 मरतबा इजाफा काबीना ने किया, वज़ीर आज़म ने काबीना की सदारत की। उसके बाद जब पता चला गैस की कीमतें बढ़ गई, कहते हैं तहकीकात करो कैसे हो गई। फिर तहकीकात हुई, कुछ नहीं पता क्या हुआ। भारत से दवाई जहाँ जो अभी आनी थी बंद थी, सारा कुछ तिजारत कारोबार बंद था। भारत से इम्पोर्ट की इजाज़त वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना ने कमेटी बनाई, उस कमेटी ने दी। जब शोर मचा तो कहते हैं तहकीकात करो ये कैसे हो गया। यार ये क्या मजाक है? खुद फैसले करते हैं काबीना की सदारत करते हुए, उसके बाद भूल जाते हैं कि काबीना ने हुआ फैसला। मुझे समझ नहीं आती कि काबीना में वज़ीर आज़म जब बैठे होते हैं वो उन पेपर्स को पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं, कोई ने पढ़ के समझाता भी है कि नहीं समझाता है। चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त खुद दी, चीनी की कीमतों में इजाफे का सबब खुद बने, उसके ऊपर तहकीकात भी खुद करवाई, रिपोर्ट भी आ गई, जिम्मेदार भी खुद हैं, फिर कोई नहीं पूछ रहा है उनसे। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने 2-3 और एमनेस्टी स्कीम्स के नतीजे में सहूलतें लेना शुरू कर दी हैं। जो उस वज़ीर आज़म का ट्रैक रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, खुद फैसले करते हैं, खुद मुकर जाते हैं, खुद तहकीकात करवाते हैं, खुद ही फिर जो है वो रिपोर्टें बना